नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रिज्म एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम प्रीलिम्स 2026 के लिए क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किस तरीके से हमें तैयारी में आगे बढ़ना चाहिए, इसके लिए हम स्ट्रेटजी वीडियोस ला रहे हैं और उसके लिए अच्छे से तैयारी कैसे करी जाए इसके लिए मार्गदर्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम यूनिट 1 एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किन सोर्सेस को हमको फॉलो करना है और उस यूनिट में से ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे, उन पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं कि जो भी बच्चे ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो सबसे पहले इस वीडियो के देखने के बाद या इस वीडियो को देखने से पहले हमारे YouTube चैनल पर एक मैंने स्ट्रेटजी वीडियो शेयर किया है कि आखिरी इस समय में हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए और किस हिसाब से हमें आने वाले 3 महीने में तैयारी करनी चाहिए। उस वीडियो को जरूर देखें, वहां से आपको एक आइडिया लगेगा, एक टाइमलाइन मिलेगी कि आपको किस तरीके से इन 3 महीनों में कैसे कैसे यूनिट वाइज आपका सिलेबस तैयार करना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का स्ट्रेटजी वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें पहली यूनिट है भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब देखो दोस्तों, क्या होता है, आप यदि यूपीएससी एस्पिरेंट हो या आप पहली बार पीएससी का पेपर दे रहे हो तो आपके दिमाग में होगा कि इंडिया की हिस्ट्री है तो इसमें सिर्फ एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न या फिर कुछ अलग अलग इनने पूछा होगा। लेकिन एमपीपीएससी थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें एक ही यूनिट में बहुत सारी चीजें वो लोग पूछ लेते हैं और एक सिंगल लाइन आपको लिख के देंगे। अब ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप उनको पीवाईक्यूज के हिसाब से पहले कैसे क्वेश्चन आए हैं और उनको आप किस तरीके से डिकोड कर पाते हैं, कितने अच्छे तरीके से। तो मैंने लिख कर रखा हुआ है दोस्तों, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, ज्यादा बोर ना हो। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा संकल्पना एवं विचार, कंसेप्ट एंड आइडियाज। तो संकल्पना एवं विचार ये पॉइंट हमारा 2024 से जोड़ा गया, जिसमें प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षट दर्शन, स्मृतियां और सारी चीजें, ये लगभग 23-24 पॉइंट्स हमको संकल्पना एवं विचार के अंतर्गत दिए गए। देखो मित्रों, एक चीज मैं आपको मेरे पर्सनल अनुभव से बताता हूं कि एमपीपीएससी के सिलेबस में जो चीज आपको खुलकर बता दी जाए, जैसे ये वाले पॉइंट अलग अलग बता दिए, अब वो चाहते यदि सिलेबस में तो वो सिर्फ इतना भी लिख सकते थे कि संकल्पना एवं विचार भारत की प्राचीन संस्कृति, इस तरीके से भी लिख सकते थे, प्राचीन वेद परंपरा। अब उसके अंदर वो ये सारी चीजें पूछ लेते आपसे, कोई सा भी पॉइंट उठा के पूछते रहते बारी बारी से। लेकिन उन्होंने लिख के दे दिया कि भाई आपको पंचकर्म भी पढ़ना है, ऋण संस्कार भी पढ़ना है, पुरुषार्थ भी पढ़ना है, कर्म का सिद्धांत भी पढ़ना है। ठीक है, तो अब ये उनने लिख के दिया है, मतलब उनका विशेष इंटरेस्ट है इस चीज में, इस टॉपिक में उनका बहुत ज्यादा डीप इंटरेस्ट है, इसलिए उन्होंने बाहर ही लिख के दे दिया कि आप इन टॉपिक्स में तो गलती मत करना, इन टॉपिक्स को तो इतने अच्छे से तैयार करके आना कि इनसे कोई भी प्रश्न आ जाए आपके एग्जाम में तो वो आप टैकल कर पाओ। तो इनके लिए हमारे सोर्सेस क्या होने चाहिए। अब देखो, सोर्सेस आपके अलग भी हो सकते हैं, मैं जो सोर्सेस बता रहा हूं आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। मैं खुद भी 2 बार से 2024 और 2025 से, जब से ये नया सिलेबस आया है तब से ही मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहा हूं लगातार। तो ये मेरे सोर्सेस हैं, मेरे अनुभव से मैंने ये सोर्सेस को छांटा है। यदि आपको लगता है कि ये सोर्सेस आपके काम के नहीं है या आप दूसरे सोर्सेस रेफर करना चाहते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बस एक बार लेकिन सुनिए उसमें हमें क्या पढ़ना है, क्या हमें आगे की रणनीति होनी चाहिए, ये तो कम से कम आप जानने का प्रयास करिए। तो इसमें सारांश आईसीएस और निर्माण आईएएस के जो नोट्स हैं आपको पीडीएफ उनके टेलीग्राम चैनल्स पर भी मिल जाएंगी, ये दोनों आप इसमें से रीड करें, आपको डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम पेपर में। और ये टॉपिक अभी नया है तो एक एक टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब हम इसके पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, है ना। अब पॉइंट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। पॉइंट नंबर 2 क्या है दोस्तों, प्राचीन मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, प्राचीन एवं मध्यकालीन, ठीक है, एंशिएंट एंड मेडिएवल इंडिया। अब देखो दोस्तों, वही मैं आपसे बात कर रहा था कि एक ही पॉइंट में पूरा सिलेबस, जब हम तैयारी करते हैं तब हम
हिस्ट्री को 3 भागों में पढ़ते हैं, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। अब यहाँ एक ही लाइन में एंशिएंट और मेडिवल दोनों उनने बोल दिया, तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री दोनों पढ़नी है। अब यहाँ बच्चे घबरा जाएंगे कि यार हम पूरा प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास तो बहुत बड़ा है, इसको हम कैसे पढ़ें? तो इसका दोस्तों तरीका होता है। इसका तरीका ये है कि आप सिलेबस में देखो उनने क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मतलब उनका सोशियो इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो जब आप विरासतें पढ़ते हैं, जब आप डायनेस्टीज पढ़ते हैं, तो हर डायनेस्टी का अपना एक प्रशासनिक सिस्टम था, उनका एक फाइनेंशियल सिस्टम था और उनके कल्चर में कुछ चीजें थी। तो उनके लिए पर्टिकुलर टर्म्स यूज होते थे, जैसे दीवाने अर्ज, दीवाने इंशा। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे जो हमारे दिल्ली सुल्तनत के टाइम पे बनाए गए। ऐसे ही यदि हम प्रोविंसेस की बात करें तो तालुकदार होते थे। फिर जैसे सरकार नाम से एक इकाई को जाना जाता था, सरकार मतलब होता था डिस्ट्रिक्ट, है ना, सूबा, प्रोविंस को सूबा कहा जाता था। तो ऐसी जो टर्म्स रहती हैं, ऐसी जो टर्मिनोलॉजीज रहती हैं एंशिएंट मेडिवल इंडिया में, ये चीज यूपीएससी से भी काफी ज्यादा सिमिलर देखी जाती है पीएससी में, कि यूपीएससी भी टर्मिनोलॉजीज पूछता है और एमपीपीएससी भी टर्मिनोलॉजीज में इंटरेस्टेड रहता है। यहाँ आपको ज्यादातर ध्यान देना है कि एंशिएंट मेडिवल टाइम में उनका लिटरेचर क्या था। कोई जैसे किताबुल हिंद है तो ये किसने लिखी, है ना, इस तरीके से जो ट्रेवलर्स आए बाहर से, फाहिन वगैरह आए, है ना, हुएनसांग आया, इनने हमारे भारत में आके क्या अध्ययन किया, इनने क्या किताबें लिखी, लिटरेचर, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इनकी सामाजिक व्यवस्था क्या थी, है ना, कोई खराब प्रथा चलती थी जैसे सती प्रथा थी, तो इस तरीके की जो चीजें थी, है ना, विडो रीमैरिज वगैरह को लेके काफी कंसर्न रहता था। ये सारी चीजें हमें देखनी है, बहुत ज्यादा क्रोनोलॉजी में नहीं जाना है। पर्टिकुलरली डायनेस्टीज तो आपको पढ़ना पड़ेगी और आप उसमें एक कोर ईयर जो मेन जो उनका स्थापना का वर्ष रहता है, जैसे विजयनगर का है तो आपको डायरेक्टली याद कर लिया कि इस वर्ष में इसकी स्थापना की थी, इसका संस्थापक कौन था। इसके बाद आपको उसमें देखना है कि वो कोई भी डायनेस्टी ना किसी एक चीज के लिए जानी जाती है। जैसे विजयनगर एम्पायर था तो वो अपने मंदिर आर्किटेक्चर के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता था। मुगल जो साम्राज्य था वो अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। हर एक डायनेस्टी किसी एक चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस होती है, उनका एक मेन फोकस रहता है। तो आप वो चीज आइडेंटिफाई करो और उस चीज को ज्यादा ध्यान से पढ़ो और उन चीज को बार बार रिवाइज करो, तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और ऐसा मत सोचना कि बहुत ज्यादा पढ़ना है हमें, आप लॉजिकल जाओ, आप स्मार्ट वर्क करो, वहां से आपको यहाँ ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अब तीसरा पॉइंट हमारा आता है भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं उत्सव। देखो दोस्तों, ये एक ही लाइन में अब इनने क्या बोल दिया हमसे आयोग ने कि आप इंडिया का आर्ट एंड कल्चर पढ़ो, ठीक है। एक एक लाइन में सब बोल रहे हैं। आप यदि यूपीएससी में देखोगे, आप यूपीएससी वाले सिलेबस में जाओगे तो वहां ये सारी चीजें अलग अलग हैं, आपको सारी चीजें अलग अलग देखने को मिलेंगी कि आर्ट एंड कल्चर सेपरेटली आपको पढ़ाया जाता है। आप पूरी नितिन सिंघानिया की बुक से आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हो, है ना। तो यहाँ ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ डायरेक्टली आपसे फैक्चुअल चीजें पूछी जाती हैं। अब उन्होंने लिखा है ना आर्ट एंड कल्चर पढ़ो, आप सिंपल इंडिया के जो त्योहार हैं, इंडिया के जो एंशिएंट त्योहार हम बार बार मनाते हैं, उनकी तिथि वगैरह हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखो, है ना, और अपना उर्दू कैलेंडर के हिसाब से चीजें देखो। इसके बाद इसमें लिखा ही हुआ है कि भाई साहित्य क्या था हमारा, फिर हमारी कलाओं के बारे में देखो कि भाई नृत्य की कौन कौन सी कलाएं हैं भारत में, पेंटिंग की कौन कौन सी कलाएं हैं, है ना, फिर गायन वादन का हमारे कौन कौन से घराने रहे। ये सारी चीजें हैं, सिंपल सिंपल सी चीजें, फैक्चुअल चीजें आपको याद रखनी है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से देखो कोई। और इसमें ये टॉपिक थोड़ा सा आपको ना करंट में भी देखते चलना है। जैसे अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला भारत में कहाँ लगता है, तो ये आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि अंबुबाची मेला कहाँ लगता है। तो ऐसी जो चीजें जो हाईलाइटेड होती रहती हैं बार बार, है ना, तो ऐसा कोई मेला जिसको 100 साल हो गए हों, 500 साल हो गए हों, जैसे अभी कुंभ हुआ तो कुंभ में कौन सी राशि में कौन सा ग्रह प्रवेश करता है जब कुंभ होता है, इस तरीके की चीजें हमें इसमें देखनी। तो इसके लिए सोर्स हमारे हैं, एक तो जो लूसेंट की बुक है उसमें आर्ट एंड कल्चर 10-15 पेज में दे रखा है, वो बहुत अच्छा है, पूरा स्टैटिक पार्ट आपका कवर कर देगा। 4-5 बार पढ़ोगे आपको अधिकतर त्योहार, अधिकतर पर्व सब याद हो जाएंगे। इसके बाद सारांश आईसीएस की भी वीडियो, इसकी पीडीएफ अच्छी है। इसके बाद मैं कहूंगा कि इस वाले पॉइंट को
आप एक बार में पढ़ने का बहुत ज्यादा प्रयास ना करें, क्योंकि फैक्ट ही फैक्ट है, बहुत सारे हजारों फैक्ट हो जाएंगे, आप भूल जाएंगे। इसकी आप क्या है, जब भी आप फ्री बैठा करें तो एक आध वीडियो देख ली, चलो आज भारत के मेले देख लेता हूँ, चलो आज भारत की नृत्य कला देख लेता हूँ, चलो आज भारत की पेंटिंग्स कौन कौन सी है वो देख लेता हूँ। एक हेडिंग बना लेना आप कि भारत के आर्ट एंड कल्चर में कौन कौन से पॉइंट्स हमें पढ़े जाने हैं, है ना, शिल्प कला वगैरह होती है ये सारी, है ना, ये सारी चीजें आप देख लेना। तो इसकी एक एक करके कोई वीडियो सर्च कर लिया करो, वो देखते रहा करो, तो यहाँ से आपको क्या ना, आपका ऑटोमेटिक ये पॉइंट तैयार होता जाएगा, है ना, आपको बिल्कुल लोड नहीं लेना पड़ेगा। तो ये पॉइंट तो आप जैसे ये यूनिट शुरू करो तो एक एक वीडियो देखना चालू कर दो, एक प्रारूप बना लो, ठीक है। इसके बाद 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। अब देखो दोस्तों, अब यहां से जो है ना, ये जो पॉइंट है यहां से चालू होता है मॉडर्न इंडिया, ठीक है, इंडिया का सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, फिर इसके बाद इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, और इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस में कैसे राज्य बने। अब जो इसमें, हाँ दोस्तों, इसमें प्राचीन एवं सामाजिक व्यवस्था में बुक बताना भूल गया था। बुक तो इसमें बहुत सारी हैं, जैसे कई लोग स्पेक्ट्रम से पढ़ते हैं, कई लोग एंशिएंट मेडिएवल को एनसीईआरटी से किसी ने नोट्स बनाए होंगे। जिनकी तैयारी है उनके लिए तो कोई इसमें संशय का विषय नहीं है, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है उनका। अब जिनकी तैयारी जो शुरू कर रहे हैं, और जो अभी भी दोस्तों वक्त है कि अभी 26 अप्रैल में टाइम है, तो अभी भी आप यदि शुरू कर रहे हैं तो दृष्टि आईएएस की एक क्विक बुक आती है भारत का इतिहास करके, उसमें एंशिएंट मेडिएवल मॉडर्न तीनों चीजें हैं, और बहुत अच्छे से उसमें शॉर्ट में ही और कंसाइज वे में टेबल्ड फॉर्म में चीजें दी गई हैं। आप वो वाली बुक परचेस कर लो, आपको उसमें ये वाला पॉइंट भी मिल जाएगा और ये तीनों पॉइंट भी मिल जाएंगे, है ना। तो लास्ट के तीनों पॉइंट और सेकंड पॉइंट आपके सिलेबस के, ये तीनों आपको एक ही बुक में मिल जाएंगे और बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, और मेरी गारंटी है कि उससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। तो ये आप इससे कवर कर लेना। अब 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, अब उनने देखो क्लियरली दिया है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में हमें देखना है, ठीक है। तो अब 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही हमारे भारत में, भारत का स्वतंत्र संग्राम भी वहां धीरे धीरे चालू हो रहा था, और इंडिया में क्या है, पुनर्जागरण चालू हो रहा था। तो जैसे हम भारत में पुनर्जागरण के पिता, हम इंडिया फादर ऑफ रेनेसा बोलते हैं राजा राम मोहन रॉय को, उन्होंने 1828 में क्या बनाई, हमारे ब्रह्म समाज की स्थापना की। ऐसे करके जो भी हमारे धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता थे, और वो आंदोलन से संबंधित कोई ऑर्गेनाइजेशन बना, जैसे धर्म सभा बनी, ब्रह्म समाज बनी, है ना, फिर ब्रह्म समाज भी बहुत सारी ट्रांसफॉर्म होती गई, साधारण ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, ठीक है, फिर प्रार्थना सभा आप महाराष्ट्र में। तो ये आप पीवाईक्यू देख लेना दोस्तों, आप 21, 22, 23, 24, 25 पांचों साल के पेपर देख लेना, आपको इस वाले पॉइंट से एक या दो क्वेश्चन मिलेंगे ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे सिलेबस का, और यही गलती हो जाती है। अब आपने देखा ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ की गई, ब्रह्म समाज तो चलो राजा राम मोहन राय, आप सोच लोगे बंगाली हैं तो चलो बंगाल में लगा दिया। अब वहीं आपसे पूछ लिया कि प्रार्थना समाज की कहाँ की गई, अब आपको लगेगा कि यार ब्रह्म समाज की वहीं की गई थी, तो वहीं पर प्रार्थना समाज भी वहीं कहीं बनी होगी। ये पूछ चुका है पीएससी क्वेश्चन, जो लोग पढ़ रहे हैं, जो एक्स एक्सपीरियंट है, और जिनने पीवाईक्यू पढ़े हैं, वो बच्चे मेरी बात को समझेंगे और उन्हें याद आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन पीएससी ने पूछा है, और इसमें प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ की गई। तो आप मुझे ये कमेंट में बताइए, इसके बाद हम इसकी चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन लीडर कौन था, दयानंद सरस्वती ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, दयानंद सरस्वती ने बैक टू वेदास का नारा दिया, है ना, आर्य समाज बनाई। इस तरीके से ज्योतिबा फुले हुए हमारे, उन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ मूवमेंट चलाया। हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सामाजिक सुधारों के लिए बहुत सारा कार्य किया। ऐसे ही बहुत सारे धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन हमारे 19वीं शताब्दी से लेकर स्वतंत्रता तक चलते रहे। तो इनके बारे में जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, जो भी इनसे पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो देखो वही मैं बोल रहा हूँ कि जो पॉइंट उन्होंने साफ साफ लिख के दिया है ना, उसमें आप थोड़ा सा डीप भी चले जाओगे ना तो कुछ नहीं होगा, है ना। तो थोड़ा सा इसमें डीप जाना, एआई का यूज भी कर सकते हो आप, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, एआई का यूज करो, इनको डालो उसमें कि और इसमें उससे क्या संबंधित हमें इंफॉर्मेशन निकल के आ सकती है। और एक चीज याद रखना कि अब देखो ऊपर ऊपर की बात हो गई कि राजा राम मोहन राय ने ये करा वो करा, अब इसके बाद अब एक लेयर नीचे जाओ इनमें,
कि जैसे राजा राम मोहन रॉय ने कोई आंदोलन चलाया तो उससे ब्रिटिश सरकार के कानून में क्या बदलाव हुआ, है ना। तो जैसे राजा राम मोहन रॉय ने बहुत सारी पिटीशंस दायर करते थे, वो बहुत सारे एक्ट्स के लिए सरकार को वो करते थे कि भाई आप ये वाला एक्ट लाओ, ये कुप्रथा को समाप्त करो। जैसे सती अबोलिशन एक्ट था 1829 का, उसमें भी राजा राम मोहन रॉय की एक महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई थी। शारदा एक्ट वगैरह ये सारी जो चीजें आई, एक्ट भी देखो तो थोड़ा सा इसमें आप डीप में जाना। अब इसके बाद स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, ये सब आपको दृष्टि की बुक में मिल जाएंगे, आपको स्पेक्ट्रम में भी ये चीजें मिल जाएंगी। आप सिंपल गूगल सर्च कर लोगे तो ये तो दोनों पॉइंट आपको कहीं भी मिल जाएंगे, क्योंकि इंडिया की कोर हिस्ट्री है, ये मॉडर्न इंडिया है, एनसीईआरटी में ही मिल जाएंगे। आप जो भी नोट्स प्रेफर करना चाहो वहां से पढ़ लो, बस आप मेरी इस बात पे ध्यान दो कि उसमें उसको पढ़ना कैसे, उसमें पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है, बस ये इंपॉर्टेंट है। ये पूरे वीडियोस बनाने के पीछे मेरा पर्पस कोई यहाँ मैं व्यूज के लिए नहीं खड़ा हूँ, यहाँ मैं कोई पॉपुलैरिटी के लिए नहीं आ रहा हूँ, मैं बस ये बताने आ रहा हूँ दोस्तों कि आपको पढ़ना क्या है, कम समय में आप कैसे जल्द से जल्द अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, है ना, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल और इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हमारा 1857 क्रांति से चालू होता है, जैसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर जी ने कहा, वहां से हम इंडिपेंडेंस स्ट्रगल पढ़ना चालू करते हैं। उसके बाद जो जो एक्ट्स आए, बहुत सारे एक्ट्स देखो। फिर इसके बाद हम 20वीं शताब्दी में बहुत तेजी से हिस्ट्री में बहुत सारे एक्ट्स आना चालू होते हैं, बहुत सारे आंदोलन 1915 में गांधी जी के आने से चालू होते हैं, बंगाल विभाजन हुआ, फिर बंगाल का रीयूनिफिकेशन हुआ, फिर भारत छोड़ो आंदोलन तक। हमारा सारा जो भी मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री है वो आप अच्छे से करो। यहाँ से भी एक क्वेश्चन 100% 100% देखा जाता है इंडियन नेशनल मूवमेंट से, ये आप अच्छे से करके जाना। इसके बाद जैसे सुभाष चंद्र बोस की जो भूमिका रही, वहां से भी आप अच्छे से क्वेश्चन तैयार करके जाना कि भाई उन्होंने पहली सरकार का गठन कहाँ किया था, है ना, भारत की स्वतंत्र सरकार उन्होंने बना ली थी। फिर अभी हमने अंडमान निकोबार आइलैंड में हमने उनके नाम पर बहुत सारी चीज़ों की स्थापना की है, वो हम देखेंगे। तो हिस्ट्री को थोड़ा सा करंट पर्सपेक्टिव में भी देखना है, क्योंकि किसी किसी मूवमेंट के 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो उनको हमको देखना है कि चौरी चौरा वगैरह मूवमेंट थे, इनको 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो ये क्यों हुआ था, कहाँ हुआ था। लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है, उसका मेन लीडर इंपॉर्टेंट होता है, और उसका कब हुआ था ये इंपॉर्टेंट होता है। और उससे कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है, बड़ा कोई एक्ट पास हो गया, या उससे हमें सीधे ही कोई बड़ी चीज अचीव हो गई, तो वो इंपॉर्टेंट होता है, ये आप इसमें देखना। अब स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन, ठीक है। तो अब स्वतंत्रता के पश्चात हम आ गए 1947 के बाद। दोस्तों क्या हुआ कि भारत में बहुत सारी रियासतें थी। पहले तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत सारी 500 से ज्यादा रियासतों का एकत्रीकरण किया, और आज हम जो भारत देखते हैं उसका निर्माण किया। तो ये सब स्वतंत्रता के पश्चात, ये पॉइंट भी देखो उन्होंने लिख के दिया है। यहाँ से भी आप PYQ में देखोगे तो स्पेसिफिक नंबर उन्होंने पूछे, है ना, नंबर वाइज पूछ लेते हैं। मान लो यही पूछ लिया कि कितनी रियासतों का एकत्रीकरण किया था, फिर किस रियासत में हमने किस तरीके का प्रयोग करके वहां के रियासत को भारत में शामिल कराया, कौन सी डेट को हमने वहां कोई सा, जैसे हैदराबाद में है तो हमने सैन्य अभियान किस डेट को चलाया, कौन सा ऑपरेशन हमने कोई ऑपरेशन विशेष किया हो हमारी आर्मी वगैरह ने, वो हमने किया। जूनागढ़ में है तो वहां हमने प्लेबिसाइट से कराया, किस तरीके से जनमत संग्रह से कराया, या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमने कश्मीर के साथ साइन किया। तो ये सारी चीजें कि भाई कश्मीर का मुद्दा क्या है, कश्मीर का इशू क्या था, जूनागढ़ का क्या था, हैदराबाद का क्या था। इसके बाद और जैसे भोपाल सबसे इंपॉर्टेंट, तो हमारा खुद मध्य प्रदेश में भोपाल 1949 में भारत में विलय हुआ, ठीक है। तो इसको लेके क्या क्या प्रक्रिया है, भारत का राज्य पुनर्गठन आयोग हमने कब बनाया, उसके हेड कौन थे, ठीक है, मेनन साहब की इसमें क्या भूमिका थी। तो ये सब आपको इस पॉइंट में देखना है, और इस पॉइंट को सिर्फ तब तक ही नहीं देखना है जब तक भारत का निर्माण हुआ, इसके बाद भी हमें थोड़ा सा पॉलिटी वाले एंगल से भी इसको देखना है। हालांकि ये पॉलिटी का पॉइंट है, पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम देखते हैं कि 1956 में फजल अली आयोग आने के बाद से फिर राज्य बनना, राज्यों का निर्माण चालू हुआ। ऐसे करते करते सन 2000 तक हम फिर मध्य प्रदेश के विभाजन में आ जाते हैं, फिर 2014 में तेलंगाना बनता है। तो वहां तक आपको जाना है, ठीक है दोस्तों। तो यहां तक आप पॉइंट्स को कवर करिए। तो ये तो अब हमने देखा, तो जो मैंने सोर्सेस बताए हैं दोस्तों,
अब इसमें इस वाले पॉइंट के लिए आप कोई से भी नोट्स ले सकते हैं, आपको दृष्टि में भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा डिटेल्ड पॉइंट है। इसके लिए ना एक आई मैग्नस के हमारे कुलदीप सर हैं, उनने ना कुछ उनके पुराने वीडियोस हैं या फिर अब नए आ गए हो तो पता नहीं, उनने बहुत अच्छे से समझाया दोस्तों एक एक पॉइंट को ना तारीखों के साथ, क्योंकि तारीखों में, डाटा में, फैक्ट में पीएससी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है। तो ये आप ना उनके वीडियोस देख के वो जो बोल रहे हैं या जो उनके पीडीएफ में बता रहे हैं वो आप नोट करना, एक क्रोनोलॉजी के हिसाब से नोट करना, उन तारीखों को भी याद रखना है ना, कि कब किस समय हमने जैसे जूनागढ़ में वोटिंग वगैरह भी कराई थी, तो आप तारीख याद रखना। तो उस तरीके से आप इस पॉइंट को तैयार करना, यहाँ से भी अच्छे से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है राज्यों का पुनर्गठन, कि भाई नागालैंड कब बना, त्रिपुरा कब बना, कौन सा एक्ट इसके लिए लाए, इस तरीके से फैक्ट कवर कर लेना। तो दोस्तों हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए सेम ही सोर्सेस हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ऐसा ना सोचें कि सर सिर्फ हिंदी की पीडीएफ पे पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश की पीडीएफ भी साथ में ही हमने लगाई हुई है। और एक इम्पोर्टेंट सोर्स विशेष तौर से मैं बताना चाहूंगा कि एंशिएंट, जैसे मैंने दृष्टि के लिए तो आपको क्विक बुक बता दी, सोर्सेस ज्यादा ना हो इसलिए दोस्तों मैं भी बहुत ज्यादा सोर्सेस नहीं बता रहा हूँ। जैसे किसी को इधर से इसमें मजा नहीं आया, आपको बिल्कुल एकदम पीडीएफ से पढ़ने की आदत है, बहुत ही ज्यादा क्रिस्प चाहिए, तो आप PW ओनली IAS के वेबसाइट पे जाना, वहां पूरा क्विक, उनकी भी एक क्विक बुक टाइप की आती है, उड़ान करके उनकी मैगजीन आती है, वो आपको सारे विषय की मिल जाएगी, आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सारे सब्जेक्ट्स की मिल जाएगी। तो आपको जो भी रिलेवेंट सब्जेक्ट आपको वहां से पढ़ना हो तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बुक्स होती हैं। ये मेंस में बहुत ज्यादा काम की रहती है, इसलिए मैंने प्रीलिम्स में ज्यादा इनका बोला नहीं। प्रीलिम्स में क्या है कि दृष्टि जो है तो वो बहुत ज्यादा समावेशी कंटेंट बनाते हैं। तो ठीक है मित्रों, तो ये तो हमारा यूनिट 1 का जो हमें जिस तरीके से पढ़ना था, जैसी हमें तैयारी करनी चाहिए, किन किन टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए, ये मैंने आपके साथ शेयर किया। अब देखिए दोस्तों, तो एक जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो भी हम वीडियोस बना रहे हैं, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये किन लोगों से मेरी बात हो रही है। मेरी बात उन लोगों से नहीं हो रही है जो सिर्फ ये वीडियो सोच के बस ख्याली पुलाव पका लेंगे और मोटिवेशनल रील देख लेंगे, रॉयल एंट्री देख लेंगे, काफिले देख लेंगे रील्स में कि भाई ये देखो कलेक्टर साहब का काफिला। ऐसे पीएससी नहीं निकलने वाला है। अभी तो हम प्रीलिम्स की चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद हम मेंस की चर्चा करेंगे, फिर हम इंटरव्यू की चर्चा करेंगे। ये बहुत लंबी लड़ाई है दोस्तों, इसलिए इसमें आपको निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा। निरंतर प्रयास इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, और जो निरंतर प्रयास करते हैं वे निश्चित ही सफलता को हासिल करते हैं। अब इसमें हम लगे रहेंगे और निश्चित ही सफलता हासिल करेंगे। आप जुड़े रहिए प्रिज्म एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू दोस्तों।